वेलकम वेलकम टू पेन किलर सीरीज़ का एक वीडियो जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों आप लोगों के लिए जो थोड़ा परेशान करता है और इसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वाया ट्रू एंड फॉल्स। सिर्फ हाँ या ना और कुछ छोटे छोटे से सवाल। जब हम किसी भी नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट में जो होता है वाइब्रेशन ऑल डायरेक्शन होता है। फिर हम उसे पोलरीमीटर में से पास करते हैं तो सारे डायरेक्शन खत्म हो जाते हैं, सिर्फ ये वाला एक डायरेक्शन बचेगा। तो ये जो हमारे पास अब लाइट बढ़ती है उसको बोलते हैं अपन पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं उसको। ठीक है, किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए पीओएस नहीं होना चाहिए, उसमें सीओएस नहीं होना चाहिए और एक और चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि है एएओएस। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेलकम वेलकम टू पेन किलर सीरीज का एक वीडियो जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों आप लोगों के लिए जो थोड़ा परेशान करता है और इसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वाया ट्रू एंड फॉल्स। तो कुछ की कॉन्सेप्ट्स जो इस थोड़े समय के पीरियड में मैं आप लोगों को समझा सकता हूं वो मैं लेके आया हूं वाया ट्रू एंड फॉल्स। सिर्फ हाँ या ना और कुछ छोटे छोटे से सवाल जिसके थ्रू आप थोड़ा सा मैं आप लोगों को वैल्यू देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना डिले किए हुए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रू एंड फॉल्स वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके थ्रू हम ये पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि लेक्चर शुरू हो, हमको सबसे पहले क्लासिफिकेशन एक थोड़ा सा जान लेना चाहिए। एक बार बेसिक्स जान लें कि क्लासिफिकेशन का आइसोमेरिज्म का बेसिक्स क्या है। आइसोमेरिज्म में अगर हम जानते हैं तो आइसोमेरिज्म जो है वो दो प्रकार की है। एक तो है हमारे पास स्ट्रक्चरल और दूसरा है हमारे पास स्टीरियो। ये तो हम सब जानते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस। पहला सवाल उठता है कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में डिफरेंस क्या है। तो यहां हम कहेंगे कि कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स इज डिफरेंट। हमेशा कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट होगी, इसलिए इसको स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो कई बार नाम बदल के पूछ सकता है, उस बारे में हम ध्यान देंगे, है ना। अगला हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट हमने पढ़े हैं। एक तो है हमारे पास कन्फर्मेशनल, जिसमें सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से आइसोमेरिज्म डेवलप होती है, और दूसरा है हमारे पास कॉन्फिगुरेशनल, है ना। ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। एट रूम टेम्परेचर, इसलिए इसे ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं बोलते। दिस इज नॉट अ ट्रू आइसोमेरिज्म। इसलिए हम जानते हैं कि जब हम कन्फर्मर की बात करते हैं तो हम कन्फर्मर तो इनफाइनाइट बन सकते हैं जनरली, अगर हम देखें तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से अगर किसी भी कंपाउंड में देखेंगे तो ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है। थोड़ा सा इधर चलते हैं। इसमें हमारे पास चेन था, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, है ना, और मेटामेरिज्म। फिर आता है हमारे पास फंक्शनल, है ना। फिर आता है हमारे पास टॉटोमेरिज्म और लास्टली हमारे पास आता है रिंग चेन। ठीक है, टॉटोमेरिज्म भी हमारे पास फॉल्स, झूठी आइसोमेरिज्म है ये भी। इसे इसलिए इसे स्यूडो आइसोमेरिज्म इसको भी बोलते हैं, क्योंकि ये भी कैसी है, झूठी आइसोमेरिज्म है। कारण क्या है? क्योंकि आप कीटो और इनॉल को अलग अलग काउंट नहीं करते, वो एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जैसे कि ये रहता है। तो ये दोनों जो आइसोमेरिज्म है वो झूठी है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ ए और बी दोनों आइसोमर हैं लेकिन स्ट्रक्चरल हैं और झूठे हैं, तो फिर आंसर क्या होगा? तो टॉटोमर होगा। ए और बी आइसोमर हैं लेकिन स्टीरियो है, लेकिन झूठ है, इंटर कन्वर्टेबल है। झूठे से मेरा मतलब है इंटर कन्वर्टेबल है, रूम टेम्परेचर है, तो हम उसमें क्या कहेंगे कि आप कन्फर्मेशनल आइसोमर हो।
कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के हमारे पास दो टाइप हैं, एक तो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, और दूसरा हमारे पास है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कन्फर्म इसमें ही एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं जो कि आप पढ़ते हो जीआई में, अमीन फ्लिपिंग या अम्ब्रेला इन्वर्जन, वो भी रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में बदलते रहता है, अमीन फ्लिपिंग है ना, तो वो भी हम कन्फर्मेशनल में ही कंसिडर करते हैं। तो आइसोमेरिज्म के हमारे पास दो टाइप हो गए, स्ट्रक्चरल हो गया, स्टीरियो हो गया, और ये पूरी कहानी हो गई। क्या मेरी बात तुमको चमक गई है ना? तो ये कहानी हमारे पास हो गई। अब ए और बी अगर आइसोमर है तो दो बातें हो सकती है, या तो कनेक्टिविटी सेम हो या ना हो, और अगर कनेक्टिविटी सेम नहीं है तो फिर इसको हटा दो, फिर ये होगा। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले आप यहाँ पहुंचे, पता करा आइसोमर है कि नहीं, आइसोमर है, आइसोमर है तो कौन सा है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है, कनेक्टिविटी सेम है, इसमें सेम होती है ना, कनेक्टिविटी सेम ऑफ एटम्स क्या होगी, सेम होगी। तो आपने पहले पहचाना आइसोमर है, हाँ है, फिर देखा कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो ये हो सकता है। अब डिफरेंट में भी हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारा सेम है, तो इसका मतलब CP_M में से कोई हो सकता है, और अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो फिर FTR में से कोई हो सकता है। तो ये कहानी तो हम समझ गए, इस तरीके से अपन को फिल्टर आउट करना है। अगर कनेक्टिविटी सेम है तो फिर कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल हो सकता है, एक दूसरे से इंटरकन्वर्टेबल तो नहीं है, जैसे कि गॉस फॉर्म ऑफ ब्यूटेन और एंटी फॉर्म ऑफ ब्यूटेन है तो फिर हमारे पास कन्फर्मेशनल हो जाएगा। अमीन फ्लिपिंग भी इसी में आता है, और कॉन्फ़िगरेशनल में हमारे पास आता है ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद अपन आ जाते हैं कि मेनली हमारे लिए यहाँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कैसा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकली एक्टिव होना, ऑप्टिकली इनएक्टिव होना। तो अब हम सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स के थ्रू थोड़ी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। पहला, आप जानते हैं किसी भी कंपाउंड को अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव घोषित करना है तो दो तरीके हैं, एक तो है थ्योरेटी, मार्क माय वर्ड्स, एक एक चीजें ध्यान से सुनना, यहाँ पर पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद तुमको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। वी कैन कंक्लूड अ कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव बाय द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जैसे कि तुम जानते हो किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव घोषित करने के लिए प्रैक्टिकल मेथड क्या है, प्रैक्टिकल मेथड है आप उसका सॉल्यूशन बनाओ, पोलरीमीटर ट्यूब में भरो और उसमें से PPL पास करो, है ना, ये वाला। कि अगर आपने कोई ये पोलरीमीटर ट्यूब है, इसमें आपने वो सॉल्यूशन भर दिया जिसको आपको जांचना था कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। जब हम किसी भी नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट, है ना, ये नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट है हमारा, नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट में जो होता है वाइब्रेशन ऑल डायरेक्शन होता है, फिर हम उसे पोलरीमीटर में से पास करते हैं तो सारे डायरेक्शन खत्म हो जाते हैं, सिर्फ ये वाला एक डायरेक्शन बचेगा, है ना, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा, ये वाला। तो ये जो हमारे पास अब लाइट बढ़ती है उसको बोलते हैं अपन PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ सब कुछ लिखा भी है, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं इसको, सब कुछ लिखा है। पहला लाइट सोर्स है, दूसरा अनपोलराइज्ड लाइट है ये वाली, फिर लीनियर पोलराइजर है जिससे कि हमारे पास बाकी सारे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक बचता है पोलरीमीटर ट्यूब, ये प्लेन पोलराइज्ड ट्यूब। और उसके बाद हमारे पास 5 नंबर पर सैंपल ट्यूब है जिसमें हम सैंपल भरेंगे। फिर जब हम PPL पास करते हैं इसमें से, तो होता यह है कि अगर मान लो कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इस PPL को रोटेट करता है आइदर लेफ्ट डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन। अगर मान लो उसने अपने नॉर्मल से इधर घुमा दिया, लेफ्ट घुमा दिया, राइट, दो बातें हो सकती है। तो मैं यहाँ पर लगा हुआ है, मेरी आंखें यहाँ पर है, मेरी आंखें लाल, मेरी शक्ल देख, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो लगेगा धप्पा कि भाई रोटेशन हो गया इधर लेफ्ट या फिर राइट। तो अगर लेफ्ट रोटेट होता है तो हम जानते हैं लीवर रोटेटरी बोलते हैं, और अगर डेक्स्ट्रो रोटेट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। अब यहाँ से फिर सवाल जन्म लेता है इसका कि अगर आप कंक्लूड कर सकते हो क्या किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर उसकी पहली PPL की ऑब्जर्वेशन में हमें मतलब पहली ऑब्जर्वेशन से ही इनएक्टिव घोषित कर सकते हो क्या। अब जरा सुनो हुआ क्या, हमने क्या पाया जरा समझना, फिर बात करेंगे। दो बातें, अच्छा दो क्वेश्चन है, एक्टिव कह सकते हो क्या, और फर्स्ट दूसरा हमारी ये दूसरी स्लाइड है, ये एक्टिव वाली स्लाइड है देख लो, और ये स्लाइड बदल रहा हूँ,
ये इनएक्टिव वाली साइड है। तो हमारे पास दो सवाल है, दो स्टेटमेंट आ गए हैं। क्या पहली ऑब्जर्वेशन ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट से आप किसी भी कंपाउंड को एक्टिव या इनएक्टिव घोषित कर सकते हो क्या पहली ऑब्जर्वेशन से ही? तो दो स्टेटमेंट है, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लो क्या हुआ कि हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिली, अगर मान लो पोलरीमीटर ट्यूब में कुछ नहीं होता, खाली होता, तो जो डायरेक्शन यहाँ पर है वही ट्रेवल करती हुई यहाँ आती, ठीक है। तो ये ऐसा होता लगभग, है ना। और ये जो हमारा है, ये जो एनालाइजर है वो ऐसा होता, पैरेलल, एकदम पैरेलल टू दी दिस थर्ड लीनियर पोलराइजर। ये लीनियर पोलराइजर है जिसने कि पीपीएल पास करवाई, और ये हमारे पास एनालाइजर है। इसमें से जो लाइट पास होती वही इसमें से पास होती, और हमें यहाँ पर, हमें हमारी आंखों में क्या दिखता, हमको ब्राइट लाइट दिखती। ऐसे ही निकालते हैं दोस्तों। अब जैसे ही मैं कुछ भरता हूं इसमें सैंपल, तो वो रोटेट कर देता है किसी न किसी डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट। तो हमें यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे, अगर मान लो हमने ऐसे रखा सिचुएशन और लाइट थोड़ी सी पोलराइज हो गई है इस डायरेक्शन में, अब मेरी आंखों में पूरी लाइट नहीं आएगी क्योंकि मैंने तो इसके पैरेलल रखा नहीं है, तो कुछ कंपोनेंट ही पास हो पाएगा इस एनालाइजर में से। लेकिन अगर मैं इस एनालाइजर को इधर घुमा दूं, इस लाइट जो आ रही है हमारे पास इसके पैरेलल, जैसा कि मैंने यहाँ घुमाया हुआ है कि अगर यहाँ है तो हमने इसको थोड़ा सा घुमाया हुआ है इस डायरेक्शन में, ताकि ये पैरेलल, ये लाइंस जो हैं ये पैरेलल हो जाए इससे। तो जैसे ही वो पैरेलल हो जाएगी तो हमें फिर से एक ब्राइट स्पॉट लाइट देखने को मिलेगी, है ना। हमें जब तक सैंपल नहीं था, हमने एनालाइजर को ऐसे सेट कर रहा था कि पीपीएल के पैरेलल। अब जैसे ही हमारे पास सैंपल भरेंगे वो रोटेट कर देगा पीपीएल को, तो अब मेरा एनालाइजर तो ऐसा ही है ना, मेरा एनालाइजर तो ऐसा ही है, इसने रोटेट कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एनालाइजर को ऐसा रोटेट करना पड़ेगा जब तक कि ये पूरी पीपीएल वाली लाइट पास ना हो। तो जितना रोटेट करने से पीपीएल मुझे ब्राइटेस्ट लाइट देगा, वो थीटा रोटेशन का माना जाएगा, है ना। तो अब यहाँ दो बातें सुनो। पहला स्टेटमेंट, अगर पहले ऑब्जर्वेशन में सोचो ऐसा हो कि उसने पीपीएल को 180 घुमा दिया हो, 180 घुमा दिया हो, मतलब ये डायरेक्शन में ही था, 180 घुमा दिया, वापस 180 वापस वहीं पे आ जाएगा। तो 180 रोटेट होने से भी हमको ब्राइट लाइट ही देखने को मिलेगी बिना एनालाइजर को घुमाए। तो हमें ऐसे लगेगा कि जीरो रोटेशन तो नहीं हुआ है। तो हम इस बात के भ्रम में रह सकते हैं कि कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि कोई रोटेशन हमको ऑब्जर्व नहीं हुआ। अरे भाई, ऑब्जर्व नहीं हुआ इसका मतलब ये थोड़ी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हो सकता है उसने 180 पीपीएल को घुमाया हो या फिर उसके मल्टीपल में घुमाया हो। तो जब भी पीपीएल को 180 या उसके मल्टीपल में घुमाया जाएगा, आपको पहली ऑब्जर्वेशन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस बात के भ्रम में पड़ सकते हैं कि कहीं कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव तो नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा कहानी हो कि 180 के मल्टीपल में आपका रोटेशन हो रहा है, तो आप पहली ऑब्जर्वेशन से डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब आप यहीं पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पोलरीमीटर और लेंथ, जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा, जो हमारे पास थीटा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू एल। तो ऑब्जर्व रोटेशन है हमारा, वो कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब पर डिपेंड करता है। तो अब सोचो, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन आधी कर दी, तो 180 रोटेशन अगर उसने पहले किया था जिससे मुझे कोई चेंज देखने को नहीं मिला था, वो 90 करेगा। 90 का मतलब है ये जो लाइन्स है उनके परपेंडिकुलर हमको पीपीएल मिलेगी, तो ब्लैक स्पॉट मिलेगा क्योंकि कोई भी लाइट पास हो ही नहीं पाएगी इस एनालाइजर में से। तो हमें पता लगेगा, अरे यार कुछ तो गड़बड़ थी, पहले 180 रोटेट किया था, अभी मैं जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन आधा कर रहा हूँ वैसे ही ब्लैक स्पॉट मिल रहा है, इसका मतलब पक्का 180 रोटेशन था पहले, और अब जो रोटेशन है वो 90 हो चुका है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमने आधी कर दी है। तो इसका मतलब यह है कि पहली ऑब्जर्वेशन से आप किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव घोषित नहीं कर सकते। आपको मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लेकर कॉन्सेंट्रेशन आधी, लेंथ आधी, डबल, सबसे आसान है कॉन्सेंट्रेशन, पोलरीमीटर की लेंथ वेंथ तो आप नहीं बदलोगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को आधा, डबल, चौथाई, ये सब करके हम जान पाएंगे कि कहीं वो वाकई में ऑप्टिकली इनएक्टिव है या एक्टिव हो सकता है। 180 का मल्टीपल तो नहीं घुमा रहा है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमें समझ में आ गया, और वो ये है कि हम कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव घोषित कर सकते हैं क्या? सबसे पहले इसको समझते हैं, इनएक्टिव घोषित कर सकते हैं क्या? तो इनएक्टिव घोषित नहीं कर सकते। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यू नीड मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि हो सकता है 180 के मल्टीपल में या 180 घुमाया हुआ हो। ठीक है, अब यही बात अगर मैं दूसरे पर अप्लाई करूं कि भाई मैंने पहला ही एक्सपेरिमेंट किया
और हमें रोटेशन देखने को मिल गया, +30 या -30, +45 या -45, +60 या -60, +78 -78, मिल गया कुछ ना कुछ। तो मिल गया तो क्या दो ना, फिर ऑप्टिकली एक्टिव है, खत्म हो गया। तो यस, आप पहली ऑब्जर्वेशन से क्या डिक्लेयर कर सकते हो कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव, अगर उसने कोई भी एंगल दिखाया जो कि ऑब्जर्वेबल है। मान लो उसने 2 डिग्री रेडिएशन दिखा दिया, ऑप्टिकली एक्टिव है। 5 है, एक्टिव है। 10 है, एक्टिव है। 50 है, एक्टिव है। 100 है, एक्टिव है। 180 है तो हमें सेम रोटेशन देखने को मिलेगा, मतलब 180 में हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, फिर आप मल्टीपल ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? तो 180 घुमाएगा तो हम इनएक्टिव कहेंगे ना, फिर ऑप्टिक क्यों कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कहने के लिए तो हमें एक ही ऑब्जर्वेशन काफी है कंक्लूड करने के लिए। इनएक्टिव कंक्लूड करने के लिए मल्टीपल ऑब्जर्वेशन चाहिए। ये मेरी कहानी है, समझ में आ गया तुमको? तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए, पोलरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट आखिर क्या है। समझ में आ गया? अगला स्टेटमेंट समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा परेशान करने वाली कहानियां होती है। एक कंपाउंड विच जिसमें कि पीओएस और सीओएस न हो, क्या वो मीजो है? सोचो जरा, एक कंपाउंड है जिसमें पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, क्या वो कंपाउंड मीजो है? इसका दूसरा पहलू भी दे सकते हैं, अ मीजो कंपाउंड डज नॉट possess या हैव पीओएस एंड सीओएस। एक मीजो कंपाउंड में पीओएस और सीओएस नहीं होती है। बात सही है? ठीक है, तो दो पहलू हैं इसके, एक तो ये और एक ये। समझो, एक कंपाउंड जिसमें पीओएस और सीओएस ना हो, क्या उसे मैं मीजो बोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जरा सोचो, CH4 जो है उसमें पीओएस भी है, सीओएस भी है, तो इसका मतलब ये मीजो थोड़ी है। हर कंपाउंड जिसमें पीओएस सीओएस ना हो वो मीजो थोड़ी होता है। तो फिर यहाँ से एक बड़ी एनिग्मेटिक कहानी शुरू होती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीजो। अब जो आप पढ़ के आए होंगे, मैं 100% बोल देता हूँ कि आप यही पढ़ के आए हैं, जो कि गलत डेफिनेशन है। एग्जैक्टली ये डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए। दिस डेफिनेशन इज जुगाड़ जो मैं बोलने वाला हूँ। अब आप ये पढ़े होंगे, एक कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर हो और पीओएस सीओएस हो, तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है? मीजो कहलाता है। ये आपने पढ़ा होगा। दिस इज अ जुगाड़, दिस इज अ जुगाड़ डेफिनेशन ऑफ मीजो। अगर आप जाएंगे और गूगल पर टाइप करेंगे IUPSC गोल्ड बुक, उसमें लिखो मीजो डेफिनेशन बाय IUPSC गोल्ड बुक, है ना। अब IUPSC गोल्ड बुक की जो डेफिनेशन है वो बेस्ट होगी। मैं तुमको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि वो गलत कैसे है, जो हमने पिछली लाइन बोली कि पीओएस सीओएस हो, 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर हो तो। क्योंकि किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, बात समझें, क्या कायरल सेंटर की ज़रूरत है? किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या कायरल सेंटर की ज़रूरत है? नहीं। अब तुम्हारे में से बहुत सारे के मन में चल रहा होगा, बिल्कुल सही बात है सर, चाहिए कायरल सेंटर, तो उसके बिना कैसे ऑप्टिकल एक्टिव हो? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कंपाउंड को ड्रॉ करते हो तो इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। तो किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर का कोई लेना देना नहीं है। एब्सेंस ऑफ पीओएस सीओएस से हम जज करते हैं, ये H और D, है ना। ये हमारा एलिन सिस्टम है। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, बोथ दी बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर, तो ये कहानी कुछ ऐसी होगी। और ऐसी होगी तो इसमें ना पीओएस होगा और ना इसमें सीओएस होगा। तो ये कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो किसी कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए जब कायरल सेंटर की ज़रूरत ही नहीं है, तो मीजो होने के लिए भी नहीं होगी। क्योंकि मीजो आखिर है क्या? IUPSC गोल्ड बुक के अकॉर्डिंग मीजो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है जिसका कोई ना कोई दो रिश्तेदार, कोई ना कोई दो स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिव हो। मतलब अगर मैं खुद को मीजो कहलाना चाहता हूँ, तो मुझे ये दुनिया को ये साबित करना पड़ेगा कि भाई मुझे मीजो कहो। तो हम दुनिया पूछेगी क्यों कहें तुमसे, तुम्हें मीजो, तो मैं मुझे ये कहना पड़ेगा, देखो ये दोनों भाई है ना, ये दोनों जो हैं, ये दोनों मेरे स्टीरियो आइसोमर है और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ में आ गया? दिस इज दी जनरल, आम बोलचाल की भाषा में तुम्हें समझाने का मतलब कि अगर मान लो किसी कंपाउंड के दो डायास्टीरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव हो, समझ में आ गया, तो उसे हम बोलते हैं मीजो। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। अब ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए जब कायरल सेंटर की जरूरत ही नहीं है, तो मीजो के लिए कैसे बोलोगे आप कायरल सेंटर की जरूरत है? समझ में आ गया तुमको?
ये ऑप्टिकली एक्टिव है विदाउट अ कायरल सेंटर, ये ऑप्टिकली एक्टिव है विदाउट अ कायरल सेंटर, तो इनका कोई रिश्तेदार स्टीरियो आइसोमर हो सकता है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीओएस, सीओएस, एएओएस जो आप नहीं पढ़ते हैं लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, है ना। तो पीओएस और सीओएस इज नॉट द क्राइटेरिया टू जज द मीजो कंपाउंड। फिर से बता देता हूँ मीजो कंपाउंड क्या है। एक ऐसा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जिसके कम से कम 2 स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव हों, उसको हम मीजो बोलते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जरा क्या है। जैसे मान लो आपने ये कहा कि CH3 और ये CH3 है और ये OH है और ये H है और ये OH है और H है तुम्हारी भाषा में, तो फिर अब हमारे पास बात कर ले तो हमारे पास यहाँ पर POS हमको मिल जाएगा। ऑब्वियसली इसका अगर तुम सॉलिड वैच डैश बनाओगे या फिर आप इसे न्यूमान में बनाओगे तो इसमें COS भी मिल जाएगा आपको। इस फॉर्म में नहीं मिलेगा क्योंकि फिशर में कभी COS नहीं मिलेगा, है ना। ये भी गजब बात है, अगर नहीं पता तो बताता हूँ अभी तुमको। मैंने क्या बोल दिया इधर लिख देता हूँ फिर उस पर वापस आता हूँ। एक एक चीज तुमको समझ लेनी चाहिए और याद कर लेनी। फिशर में कभी COS नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा अभी हम बात करेंगे इसमें। अब जरा देखो ये है, इसको मैंने कह दिया कि भाई तू मीजो है, तो मुझे साबित करना पड़ेगा इसके 2 रिश्तेदार जो ऑप्टिकली एक्टिव हों। तो देख लो ये वाला जो है हमारे पास, इसमें ना POS मिलेगा ना इसमें COS मिलेगा। अगर तुम इसको और डिटेल में जानना चाहते हो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की और गहरी बातें आप जानना चाहते हो, तो यही लेक्चर, ऐसा ही लेक्चर मैंने जेई के लिए भी बनाया है, जाके तो वहाँ और डिटेल में बात कर सकते हो जेई चैलेंजर पर, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा लाइटर उस पर रखते हुए हमने एक एक वीडियो इस पे भी बनाने की सोची कि आप नीट पे भी बनाएं, थोड़ा सा हम लेवल ठीक रखें जो नीट के लायक हो, इसलिए लेक्चर लेके आया हूँ। क्योंकि हर रिएक्शन में स्टीरियो आइसोमेरिज्म का तड़का लगता है। अगर आप ऑर्गेनिक मास्टर से भी ज़्यादा जानते हैं कि इसमें क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, लेकिन अगर आप यह नहीं जानते कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो सवाल फंसाया जा सकता है। हर रिएक्शन में सवाल आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आप जवाब दे पाएंगे, लेकिन कितने होंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, उन प्रोडक्ट के बीच में रिश्ता क्या होगा, ये आप नहीं बता पाएंगे जब तक आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं आता है। इसलिए हम ये लेक्चर लेके आए हैं क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो अगर मैं इसको मीजो कहना चाह रहा हूँ तो उसको साबित करना पड़ेगा कि इसके 2 रिश्तेदार ये दोनों ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। तो मीजो की डेफिनेशन ये होती है दोस्तों। तो अब हमने कहा कि स्टेटमेंट हमारा बड़ा ही अजीब है, एक कंपाउंड जिसमें POS COS ना हो वो मीजो हो, ये तो गलत बात है ना। हर कंपाउंड इसमें POS COS नहीं होगा, मीजो थोड़ी होगा। मीथेन मीजो थोड़ी है। अब मीथेन को मीजो साबित करना है तो इसका कोई ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बताओ मुझे, नहीं बता पाओगे कभी भी। 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन वाला कोई ऐसा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये मीजो नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट यही मैंने बोल दिया, अ मीजो कंपाउंड डज नॉट हैव POS और COS। एक कंपाउंड में POS COS नहीं होती। a meso compound does not possess POS और COS, है ना। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा यूजुअली। एक कंपाउंड में यूजुअली मीजो में POS और COS नहीं होती। अरे भाई होती है, ये तो गलत है। POS, है ना, और ज्यादा इसको सही लिखना है तो POS एंड ऑब्लिक और COS। तो एक गलत हो जाता है कि नहीं भाई मीजो है तो उसमें या तो POS होगी या COS होगी। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है, आप सुनना मेरी बात, किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए POS नहीं होना चाहिए, उसमें COS नहीं होना चाहिए, और एक और चीज नहीं होनी चाहिए जो कि है AAOS। जब बड़े लेवल पर हम जानेंगे तो हम ये जानते हैं कि AAOS जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीट लेवल पर नहीं है। अगर तुम समझो और मेरी लाइन स्टेटमेंट सुन पाओ और समझ पाओ तो सुनना, AAOS इज कॉन्सेप्ट, POS COS इज जुगाड़। व्हाट डज इट मीन? अगर किसी कंपाउंड में AAOS नहीं होगी, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो उसमें POS COS अपने आप ही नहीं होती है, क्योंकि AAOS का एक पार्ट POS है, दूसरा पार्ट COS है। तो अगर किसी में AOS ही नहीं है तो POS COS तो नहीं होगी। हम नीट लेवल पर AAOS की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो डिफिकल्ट है देखना, समझ में आ गया। इसलिए हम कहते हैं कि भाई 99.9% कंपाउंड में जिसमें POS COS नहीं होती उसमें AOS भी नहीं होती। तो हमने आसान तरीका ढूंढ लिया है कि भाई POS COS देखो तो AOS नहीं ही होगी तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मगर रियलिटी इसकी उल्टा है, इसी में AAOS नहीं होगी तो ये दोनों नहीं होंगे, ये सत्य है। लेकिन ये दोनों ना हो, POS COS ना हो और AOS भी ना हो, ये जुगाड़ है। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है कि ये दोनों नहीं है मगर वो है। लेकिन हमारे नीट लेवल पर ही कहानी सही है कि किसी कंपाउंड में POS COS ना हो
तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव आप जज कह सकते हो, क्योंकि उसमें 99.9% AAOS भी नहीं होती, मगर मैंने कॉन्सेप्ट तुमको समझा दिया है। एक कंपाउंड में डज नॉट हैव पॉजेस POS और COS यूजुअली, गलत बात है, POS या COS में से कोई तो मिलेगा तुमको, है ना। लेकिन जब हम बड़े लेवल पर बात करते हैं तो मैंने तुमको बता दिया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए POS COS की प्रेजेंस के साथ साथ AAOS की प्रेजेंस, मतलब POS मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए POS एब्सेंट होना चाहिए, COS एब्सेंट होना चाहिए और AAOS भी एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, अब जरा समझें, तो ये हमारे पास गलत हो गया, मैंने मीज़ो को एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब इसका एक बहुत बढ़िया सुंदर सा सवाल करते हैं कि इनमें से कौन सा कंपाउंड मीज़ो है, इसमें से कौन सा कंपाउंड मीज़ो है। फिर से वही सर, आप मीज़ो कहना चाह रहे हो ना, और आपने एक साइक्लोहेक्सेन पर 6 फ्लोरीन लगा रखे ना, ठीक है सर, अब आप खुद ही फंस गए हो। अब आप मुझे बताओ कि सर आप इनमें से किसी को मीज़ो कहना चाहते हो, तो हर कंपाउंड से हमको ये पूछना पड़ेगा इनमें से, ये देख लो, अगर तुम देखो तो एक ही कंपाउंड की डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम ड्रॉ करते हैं, जैसे इसी की फॉर्म बनाए तो 6 के 6 वेज पर, 5 वेज एक डैश पर हम बनाएंगे, तो ये एक ही कंपाउंड की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब अगर मैं मीज़ो के सवाल पूछ रहा हूँ तो मुझे इनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि बताओ तुम्हारा कोई रिश्तेदार अगर ऑप्टिकल एक्टिव हो, तो फिर तुम्हें हम मीज़ो कहने के लिए कोशिश करें। सबसे पहले मीज़ो होने के लिए POS COS चेक कर लेते हैं। देख लो यहाँ तो मिल गई हमको POS, तो COS चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। POS मिल गया मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है, पक्का इनएक्टिव तो हो ही ना, तब तो हम बातें करेंगे। अब इसमें भी हमको POS मिल गई, मैं COS देख ही नहीं रहा हूँ, POS मिल गई है, इसका मतलब ये भी कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है। अब इसमें अगर मैं देखूँ तो हमारे पास इसमें भी मिल गई हमको POS, तो हमको ये कहेंगे कि ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें भी मिल जानी चाहिए मुझको POS, ये रही POS, और ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो मीज़ो होने की पहली शर्त तो पूरी हो गई कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, लेकिन दूसरी शर्त यह है दोस्तों कि इसका कोई रिश्तेदार ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो अगर हम देखें कि इस कंपाउंड का ये फॉर्म देखें हम, कि हम यहाँ फ्लोरीन लगा दें, यहाँ पर हम फ्लोरीन लगा दें, यहाँ पर डैश पर फ्लोरीन लगाएं, यहाँ पर वेज पर फ्लोरीन लगाएं, यहाँ पर डैश पर फ्लोरीन लगाएं और यहाँ पर डैश पर फ्लोरीन लगाएं। अब तुम इसमें कितना ही जोर लगा लो, इसमें तुमको POS नहीं दिखेगी और इसमें COS भी नहीं दिखेगी, और इसलिए ये कंपाउंड कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और जब भी किसी कंपाउंड को आप ऑप्टिकली एक्टिव कहते हो, इसका मतलब वो कोई ना कोई और उसका मिरर इमेज इस दुनिया में मौजूद है। बोलो बात समझ में आ गया। और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, एनेंशियोमर्स, समझ में आ गया। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये सारे ही मीज़ो हैं, क्योंकि इनका ये वाला स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर मीज़ो पहचानना हो हमको तो ये सारे के सारे मीज़ो हैं, क्योंकि इनका एक स्टीरियो आइसोमर, दो स्टीरियो आइसोमर, ये प्लस इसकी मिरर इमेज क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर से समझा देता हूँ, अगर किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का कोई स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिव हो तो ऑब्वियसली दो होंगे, वो और उसकी मिरर इमेज, तब उसे मीज़ो कहेंगे। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है। तो ये मीज़ो की एक बढ़िया सवाल हो गया पहचानने का। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे जो मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बी कायरल, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, सोचो जरा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं क्या। तो जैसे मान लो मैं ये ले लिया और प्लस में ये ले लिया, अब मैंने क्लोरीन यहाँ लगा दिया और मैंने क्लोरीन यहाँ लगा दिया, तो ये 2 क्लोरोपेंटेन है, 3 क्लोरोपेंटेन है। अगर मैं देखूँ तो ये दोनों आपस में कैसे है, पोजीशन आइसोमर। लेकिन अगर मैं देखूँ तो इसमें हमारे पास एक कायरल सेंटर मिल गया और इसमें हमारे पास कोई कायरल सेंटर नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है वेरेज ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यस, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो कायरल भी हो सकते हैं। तो ये हमको कैसा मिल गया, कायरल, और ये कैसा है दोस्तों, अकायरल। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया दोस्तों, ट्रू।
ये कैसा हो गया दोस्तों, ट्रू। समझ में आ गया, ट्रू एंड फॉल्स के थ्रू हम चीजें सीख रहे हैं। अगला है एवरी कायरल कंपाउंड हैज अ डायस्टीरियोमर्स। सोचो जरा इसको, हर कायरल कंपाउंड का एक डायस्टीरियोमर होता ही है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सोचो जरा, मन में बना लिया होगा तुमने अपना आंसर। तो आंसर क्या है इसका? फॉल्स। भाई अगर कोई एक कायरल कंपाउंड वाला कंपाउंड है, जैसे मान लो Cl ले लिया मैंने, यहाँ पर H ले लिया, और यहाँ यहाँ पर ले लेता हूँ मैं आयोडीन, और यहाँ ले लेता हूँ ब्रोमीन। ऑब्वियसली ये कायरल सेंटर है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी क्या मिल जाएगी हमको, मिरर इमेज मिल जाएगी, हाँ कि ना। डायस्टीरियोमर कैसे मिलेगा? डायस्टीरियोमर होने के लिए कम से कम 2 कायरल सेंटर तो हो। तो हर कायरल कंपाउंड डायस्टीरियोमर रखे जरूरी नहीं है। एक कायरल सेंटर वाला अगर ये कहानी है हमारे पास, तो वो एनेंटियोमर ही रखेगा, डायस्टीरियोमर रिलेशनशिप नहीं रखेगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बारे में सोचो। ईच मॉलिक्यूल कंटेनिंग वन और मोर कायरल कार्बन इज कायरल। ईच मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल जिसमें एक या एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो वो कायरल होता है। सोचो जरा, ये सही लिखा है क्या? देखो जरा, समझो इस बात को। तो ये तो फॉल्स हो गया पक्का, क्योंकि अभी हम प्रूव करके आए हैं कैसे, कि अगर मान लो मैंने ये ले लिया हमारे पास CH3 और CH3, और यहाँ हमने OH और OH ले लिया, और H और H ले लिया, तो 2 कायरल सेंटर है, लेकिन उसके बाद भी POS पास हो गई, तो इसे हमने कह दिया था मीजो। तो कायरल सेंटर स्टेटमेंट यहाँ हम लिख सकते हैं, कायरल सेंटर्स, या लिखूं प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर्स इज नॉट गारंटी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी की कोई गारंटी नहीं है कायरल सेंटर का होना। POS COS की एब्सेंस से आप पता लगाते हो, वैसे तो AAOS भी आता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। POS और COS की एब्सेंस से अगर आप बात करें तो हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की गारंटी दे सकते हैं, वरना नहीं, है ना। उससे हमें पता लगता है। तो ईच मॉलिक्यूल कंटेनिंग वन और मोर कायरल कार्बन इज कायरल, नो इट इज फॉल्स। गलत है ये। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, नेक्स्ट, ऑल कायरल सेंटर डज नॉट हैव POS। सभी कायरल मॉलिक्यूल्स में POS नहीं होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंपाउंड में POS हो और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये कैसा हो गया हमारे लायक? ट्रू। अगर किसी कंपाउंड में POS, अगर किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कहना है तो उसमें POS तो एब्सेंट होनी ही चाहिए। ऑल कायरल मॉलिक्यूल्स हैव नो POS, बात बिल्कुल सही है, ट्रू, एकदम सही है। अब यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट तुमको थोड़ा सा चमकाना चाहूँगा, फिर उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ये एक कंपाउंड, हम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, एक कंपाउंड जिसमें कि POS ना हो और COS ना हो इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑलवेज भी लगा रहा हूँ मैं। किसी कंपाउंड जिसमें कि POS ना हो और COS ना हो, क्या वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो ये स्टेटमेंट वाइज जो है दोस्तों, ये कैसा हो जाता है? गलत। क्योंकि सिर्फ POS और COS नहीं देखना है, आपको प्लस AAOS भी देखना है, या सिर्फ AAOS देखोगे तो भी चलेगा। ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें POS COS नहीं है, लेकिन AAOS होने की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देख लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ Cl लगा दिया, ये Cl लगा दिया, ये Cl लगा दिया, और ये Cl लगा दिया। स्टेटमेंट वाइज बता रहा हूँ तुमको मैं। तो अगर मान लो मैं इसको मैं कह दूं
कि 4 कायरल सेंटर हैं। अब ये 4 कायरल सेंटर में इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं R मान लूँ, इसका भी R मान लूँ, इसका S मान लूँ और इसका S मान लूँ, तो 2 R और 2 S अगर हमारे पास हैं एक sp3 कार्बन पर 4 कायरल सेंटर जुड़े हुए हों, तो ऐसे कंपाउंड की एक फॉर्म में जिसमें 2 R और 2 S होता है, इस कंपाउंड में ना POS होती है ना COS होती है, इस कंपाउंड में होती है AAOS और ये ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है और इसीलिए इस कंपाउंड को मीजो भी बोलते हैं। समझ में आ गया? फिर से सुनो, क्या कहा मैंने दोबारा से। क्या किसी कंपाउंड में POS COS न होना ऑप्टिकली एक्टिव होने की गारंटी है क्या हमेशा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। POS COS देखना इज अ जुगाड़ जो हमारे लिए काफ़ी है अगर किसी कंपाउंड को POS COS अगर ऑप्टिकली एक्टिव घोषित करना है तो, लेकिन स्टेटमेंट में नहीं बोल सकते। स्टेटमेंट में सत्य कथन क्या है कि आपको AAOS देखना पड़ेगा। AAOS एब्सेंट है तभी आप कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव कह पाओगे, अगर प्रेजेंट है तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो हम POS COS क्यों देखते हैं सर? क्योंकि AAOS देखना मुश्किल है, तो हमने जुगाड़ बनाया है। हमने ये पाया कि किसी कंपाउंड में अगर POS COS नहीं होती, AAOS भी 99.9% नहीं होता है। तो हमने कहा फिर ऐसी डिफिकल्ट चीज़ को क्यों देखना जब 99.9% एक्यूरेसी से हम किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव POS COS के बेसिस पर ही कह पाते हैं। तो हमने जुगाड़ निकाल लिया है ना। लेकिन हम जेई में हम ये चीज़ बोलते हैं कि भाई आपको AAOS के बारे में बात करनी ही पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। लेकिन नीट में अगर मान लो कोई कंपाउंड आ गया और हमें पहचानना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तो हम देखेंगे नहीं AAOS, हम POS COS से काम चला लेंगे। लेकिन स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाएगा यार, लिखी हुई चीज को गलत कैसे कहते? अब लिख दोगे तो हमें फिर सही बात ही करनी पड़ेगी। तो जब स्टेटमेंट आ जाएगा तब हम ये कहेंगे कि POS COS से बात नहीं बनेगी, AAOS भी देखो या अकेला AAOS ही देखो। अकेला AAOS देखोगे तो उसमें POS COS शामिल है, तो अगर किसी में AAOS नहीं है तो उसमें POS COS अपने आप नहीं है ना। ये थोड़ा अच्छे लेवल की कहानियां है दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? और डिटेल के लिए आप चाहें तो जेई चैलेंजर पर जा सकते हैं, है ना। मगर आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप कैसा कर लेना, एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना। हाँ, ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। इसमें पता नहीं नीट के बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, जरा इस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना कि देयर आर ओनली 2 रिलेशंस पॉसिबल, सिर्फ 2 ही रिश्ते पॉसिबल हैं स्टीरियो आइसोमर्स में। सोचो मैं और ये स्टीरियो आइसोमर हैं, तो हम दोनों के बीच में सिर्फ 2 ही रिश्ते पॉसिबल है एज पर दिस स्टेटमेंट। या तो हम दोनों एनेंटियोमर हो सकते हैं या फिर हम दोनों डायस्टीरियोमर हो सकते हैं। ये 2 ही रिश्ते पॉसिबल हैं अगर हम दोनों स्टीरियो आइसोमर हैं। तो क्या कह रहा है ये, मैं तुमको समझा देता हूं एक बार। इफ A and B आर स्टीरियो आइसोमर्स, ये कह रहा है इफ A और B आर स्टीरियो आइसोमर्स, तो या तो वो एनेंटियोमर होंगे या फिर वो डायस्टीरियोमर होंगे। नो अदर रिलेशन पॉसिबल। कहने का मतलब ये है इसका कि अगर A और B स्टीरियो आइसोमर है तो या तो एनेंटियोमर होंगे या डायस्टीरियोमर होंगे। ये है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सत्य, ट्रू, कुछ और हो ही नहीं सकता। अब तुम्हारे मन में जो डाउट आ रहे हैं वो बता देता हूं। तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है सर मीजो भी तो हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मीजो इज नॉट अ रिलेशन। ये रिश्ता पूछा है। मीजो इज नॉट अ रिलेशन, मीजो इज आइडेंटिटी ऑफ अ कंपाउंड। कभी भी A एंड B आपस में मीजो हैं, ऐसा कभी नहीं सुना होगा तुमने। मीजो इज एन आइडेंटिटी, ये एब्सोल्यूट सेंस है। किसी कंपाउंड को आप मीजो बोल सकते हो, ये कंपाउंड मीजो है। ये दोनों कंपाउंड आपस में मीजो हैं, ऐसा नहीं पड़ा होगा आप। मीजो इज नॉट अ रिलेशन, इट इज आइडेंटिटी। फिर से नहीं सर, दोनों आइडेंटिकल भी तो हो सकते हैं, ये दूसरा डाउट तुम्हारे मन में आ रहा होगा। आइडेंटिकल होना इज नॉट अ रिलेशन। आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है कि भाई साहब आपने ये कंपाउंड जो ड्रॉ किया और ये कंपाउंड जो ड्रॉ किया, ये दोनों सेम ही है, बस इसने हाथ उठा लिया है एक, ये इसको हाथ उठा लिया, इसने हाथ नीचे रखा है, तो ये और ये दोनों आइडेंटिकल है। या मैं ऐसे खड़ा हूं और मेरे को यहाँ फिर से खड़ा कर दिया और हमसे पूछा बोला इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो तुम कहोगे आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल इज नॉट अ रिलेशन। वो तो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए बात की गई है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। अबे दोनों सेम है, सेम होना कोई रिश्ता थोड़ी है। बोलो बात समझ में आ गया? अब मैं कहूं दुनिया से कि मेरे पास जो है बहुत बढ़िया रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं, मेरी बहन है, मेरा भाई है, और मेरे पास एक बहुत बढ़िया रिश्ता है आइडेंटिकल,
मेरे पास एक आइडेंटिकल रिश्तेदार भी है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मैं जब यहाँ होता हूँ ना इस क्लास में, और मैं जब मैं घर पे होता हूँ, तो घर वाला जो आशुतोष गौतम है और जो कोचिंग वाला आशुतोष गौतम है, हम दोनों आपस में आइडेंटिकल है। अब रिश्ता थोड़ी है वो, एक ही इंसान हो तुम। समझ में आया तुमको? ये डाउट तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर मीजो भी तो मीजो इज नॉट अ रिलेशन, आइडेंटिकल इज नॉट अ रिलेशन, तो द रिलेशन पॉसिबल इज ओनली enantiomer and diastereomers, no other relation possible between any two stereoisomers। अब तुम्हारे मन में एक और ख्याल आ सकता है जिसको भी मैं शांत कर देता हूं कि सर कन्फर्मर हो सकते हैं ना, गॉश फॉर्म ऑफ ब्यूटेन और एंटी फॉर्म ऑफ ब्यूटेन, दोनों स्टीरियो आइसोमर हैं सर। हाँ, बात बिल्कुल सही। तो सर जब वो दोनों स्टीरियो आइसोमर हैं तो आप कह रहे हो या तो एनेंशियोमर है या फिर वो डायस्टीमर है, मगर वो तो कन्फर्मर है सर। अरे मेरे भाइयों, कन्फर्मर जो है ना, अब यहाँ तुम्हारा ये कहानी तुम्हारी शांत कर देता हूँ मैं यहाँ से, तो तुम्हारा पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जो मैंने पहले पेज पे लिखा था कि सर कन्फर्मर आपस में क्या होंगे। देखो सुनो, स्टीरियो आइसोमर है ना, तो वो कन्फर्मर हो सकते हैं या कॉन्फिगरेशनल हो सकते हैं। कन्फर्मर में दो रिश्ते हैं, या तो एनेंशियोमर हो सकते हैं या डायस्टीरियोमर्स। कॉन्फिगरेशनल में दो रिश्ते हैं, या तो एनेंशियोमर हो सकते हैं या डायस्टीरियोमर्स। लो खत्म भाई। कन्फर्मर है तब भी वो स्टीरियो आइसोमर तो होंगे। स्टीरियो आइसोमर्स में ये दो ही रिलेशन पॉसिबल है, इधर एनेंशियोमर या डायस्टीरियोमर। सर आप कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब गॉश फॉर्म ऑफ ब्यूटेन एंड एंटी फॉर्म ऑफ ब्यूटेन आपस में एनेंशियोमर है या डायस्टीरियोमर है? ये तो भाई एनेंशियोमर की डेफिनेशन समझो, बहुत डिटेल, बहुत दिमागदार लेक्चर है ये, सोचना पड़ेगा। एनेंशियोमर की डेफिनेशन क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। डायस्टीरियोमर की रिलेशन क्या है? बहुत बढ़िया सी, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगती है डेफिनेशन, कि जब सर आपने कह दिया स्टीरियो आइसोमर है कि दो ही रिश्ते पॉसिबल हैं, या तो एनेंशियोमर या डायस्टीरियोमर्स, और एनेंशियोमर आप बोल रहे हो कि स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो एनेंशियोमर है। तो डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन हो जाएगी क्या? स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट एनेंशियोमर्स। खत्म। जब दो ही रिश्ते पॉसिबल है, आप कह रहे हो ये एनेंशियोमर है, तो मैं कह दूंगा कि जो ये ना हो, ए और बी स्टीरियो आइसोमर है। एनेंशियोमर की डेफिनेशन आपने बताई दी, तो डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन सिंपल सी हो सकती है कि जो ये ना हो वो ये है। स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर डायस्टीरियोमर्स। या मैं कह दूं स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट एनेंशियोमर्स। खत्म। जब दो ही रिश्ते पॉसिबल है, एक को नकार ही दो। तो बिल्कुल सही बात है। तो कन्फर्मर भी दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे गॉश फॉर्म ऑफ ब्यूटेन और एंटी फॉर्म ऑफ ब्यूटेन। सर अब इसको आईने में देखूंगा तो ये तो नहीं दिखेगा, इसको आईने में देखूंगा तो ये तो नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये आपस में क्या है सर? ये सर आपस में एनेंशियोमर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये डायस्टीरियोमर है। हाँ है, लेकिन इनके आगे वर्ड लगाना पड़ेगा हमको, कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स, क्योंकि यूजुअली एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स इसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है कॉन्फिगरेशनल। तो यस, ये दोनों आपस में कन्फर्मर कहलाते हैं, मगर और डिटेल में जाएं तो क्या ये स्टीरियो आइसोमर है? बाय डेफिनेशन यस। क्या ये एनेंशियोमर है? ना। तो फिर ये डायस्टीरियोमर है पक्का, मगर वर्ड लगाना पड़ेगा कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स। अगर आप सिर्फ डायस्टीरियोमर्स लगा के छोड़ देते हो तो इसका मतलब आप इसकी बातें कर रहे हो, इंटर कन्वर्टेबल न होने की। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अगर आप इसे कहना चाह रहे हो कि दोनों डायस्टीरियोमर, तो आपको कहना पड़ेगा दे आर कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स, मतलब रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में बदलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं लगाते हैं वर्ड कन्फर्मेशनल, तो आप एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर कह रहे हैं, और जनरली ऐसा माना जाता है कि जब आप एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर कह रहे हैं तो कॉन्फिगरेशनल की प्रॉपर्टी है, मतलब वो इंटर कन्वर्टेबल नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये दोनों आपस में आ जाए, मल्टीपल करेक्ट कभी आता नहीं तुम्हारे, तो अगर ये दोनों आ जाए और हमारे पास आ जाए, मल्टीपल करेक्ट कभी बना दिया उसने, तो हमारे पास ये दोनों एनेंशियोमर है, ये दोनों डायस्टीरियोमर है क्या? हाँ है। कन्फर्मर है क्या? हाँ है। हाँ है। बोलो, बात समझ में आ गया? बहुत डिटेल वाली बात है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो ही रिश्ते पॉसिबल है, एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स। तो कन्फर्मर्स में भी दो ही रिश्ते पॉसिबल है, एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स, और कॉन्फिगरेशनल में भी दो ही रिश्ते पॉसिबल है, एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। तो सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी यही कहानी है क्या? बिल्कुल सही बात है, ज्योमेट्रिकल में भी दो ही कहानी है, एनेंशियोमर्स डायस्टीरियोमर्स। ऑप्टिकल में तो हम पढ़ के आते ही हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कर दी सर आपने, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी दो ही रिश्ते पॉसिबल हैं। तो जरा इस स्टेटमेंट को समझते हैं, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी दो हैं क्या? सर पहले ये भी बात कर लेते हैं। चलो सर पहले इसको निपटा देते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट एनेंशियोमर्स आर ऑलवेज डायस्टीरियोमर्स। अभी बता क्या है भाई, दो ही रिश्ते पॉसिबल हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ट्रू। ये स्टेटमेंट्स अगर तुम लिख लेते हो कॉपी में और इन्हें आत्मसात कर लेते हो,
तो तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट एनेंटियोमर्स आर ऑलवेज डायस्टियोमर्स, बिल्कुल सही बात है ना। अब देखो तुम्हारा दिमाग में खराब करने वाला हूँ इस स्टेटमेंट से। ये जो अगली लाइन आ रही है वो दिमाग खराब कर देगी, लेकिन उससे पहले मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बातें कर लेता हूँ। जो तुम्हें मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करी वो बात कर लेते हैं। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग बात है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर जनरली डायस्टीमर्स। जनरली क्यों लगाएंगे, बात करेंगे अभी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर जनरली डायस्टीरियोमर्स। सर जनरली कहाँ लगा दिया, देखो तो जरा सर, Cl और Cl और सर H और H, सर C डबल बॉन्ड C, Cl और Cl और H और H, सर ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। और सर आपने कहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, ये तो हम जानते हैं सर, आप क्या बताओगे, स्टीरियो आइसोमर है। और मगर एक बात जो आपने भी बोली कि स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो दो ही रिश्ते पॉसिबल हो सकते हैं, या तो एनेंटियोमर्स या फिर सर आपने बोला डायस्टीरियोमर्स। अब एनेंटियोमर्स की डेफिनेशन है कि दे शुड बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो मगर मिरर इमेज तो हो, तो सर सिस है उसको मैं आईने में देखूंगा तो मरे भी ट्रांस नहीं मिलने वाला सर। सर सिस को आईने में देख के ट्रांस तो कभी नहीं मिलेगा सर। तो इसका मतलब ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो एनेंटियोमर्स तो कभी नहीं होंगे सर। मगर स्टीरियो आइसोमर है तो फिर दो अदर रिलेशन पॉसिबल इज डायस्टीरियोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो सर डायस्टीरियोमर तो होंगे। तो बात तो आपकी सही है, लेकिन सर काहे लगाया ये जनरली। जब भी आप जनरली ऑर्गेनिक में लगाते हो ना तो हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं रायता फैलने वाला है ना। या तो ऑलवेज लगाओ, आप ऑलवेज लगाना नहीं चाह रहे सर, इसी स्टेटमेंट को ऑलवेज लगा के बताओ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑलवेज डायस्टीरियोमर्स। सर गलत हो गया है। सर आप कहना क्या चाह रहे हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑलवेज डायस्टीरियोमर्स, आप गलत कर रहे हो। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ए और बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं लेकिन डायस्टीरियोमर नहीं है। और आपने कहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर होते हैं। तो इसको नकारना मतलब आप इसका स्वागत कर रहे हो। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कभी कभी एनेंटियोमर भी हो सकते हैं। ये कैसे हो पाएगा कि ये इसकी मिरर इमेज हो, ये तो इम्पॉसिबल है सर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। सर क्या बात कर दिया आपने, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी एनेंटियोमर्स। हाँ हाँ भाई साहब हो सकता है। हो ही नहीं सकता सर, इसको आईने में देखूं ये बने, ये हो ही नहीं सकता। अरे भाई साहब बात बिल्कुल सही है तुम्हारी कि इसको आईने में देखूं ये मिले, ये नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ यही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थोड़ी होते हैं, ई और जेड भी तो होते हैं। ई और जेड भी तो, वो तो वाइडली एक्सेप्टेड वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन है, ई और जेड नामकरण। तो हाँ हम ई को कभी कभी देखें तो जेड मिल सकता है, एनेंटियोमर हो सकते हैं। कैसा है सर, एग्जाम्पल दे के बताओ कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हो और एनेंटियोमर भी हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल दे के बताओ, तब हम मानेंगे। हमने कहा ठीक है ये लो। अब इसकी मैं मिरर इमेज बनाऊं तो ऑब्वियसली यही बनने वाली है। अब जरा देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। क्लोरीन 1 ई आर एस जो तुम निकालते हो, इसका 2, इसका 3 और ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास 1 2 3 मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आर, और ऑब्वियसली फिर ये एस होने वाला है, निकाल लो चाहे तो 1 2 3 और एच होगा यहाँ पर। तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एच पर है तो रोटेट योर आइज 1 2 3, तो एस हो जाएगा ये आर या एस। एस को मिरर इमेज देखूँ तो ये आर मिल रहा है, और आर को मिरर इमेज देखो तो एस दिखता है ना। तो ये मिरर इमेज है, देख लो चाहे तो। अब यहाँ अगर मैं डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो ई जेड के अकॉर्डिंग ये प्रायोरिटी 1 ये प्रायोरिटी 2 आएगा, और आर और एस यहाँ पर हम देखें तो सब कुछ सेम है, लेकिन आर को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है एस से, तो ये 1 और ये 2। और इधर में देखो तो ये 1
क्लोरीन ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर नंबर ज़्यादा है, सॉरी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, और इधर आर और एस में तो ये 1 और ये 2। अब जरा देखो, सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉन्फ़िगरेशन। सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पर हो तो उसको क्या बोलते हैं, जेड कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब ये ई है और ये जेड है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और प्लस ये एनेंटियोमर्स हैं। देख लो चाहे तो, क्योंकि एनेंटियोमर क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, ना तो इसमें पीओएस है ना इसमें सीओएस मिलेगी तुमको। ऑब्वियसली ये इसकी मिरर इमेज है तो पीओएस सीओएस इसमें भी नहीं होगी, ये दोनों मिरर इमेज हैं। मिरर इमेज होने के साथ साथ ये ई कॉन्फ़िगरेशन रखता है, ये जेड कॉन्फ़िगरेशन रखता है, मतलब ये जीआई भी हैं और ऑब्वियसली ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो ये एनेंटियोमर्स भी हैं। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कभी कभी एनेंटियोमर्स भी हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि स्टीरियो आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जनरली डायस्टीमर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी एनेंटियोमर्स भी हो सकते हैं। और एनेंटियोमर्स होने के लिए सिस ट्रांस नहीं चाहिएगा, हमको ई जेड चाहिएगा। बोलो बात समझ में आ गया है तुमको? तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट यहाँ पर समाप्त हुआ। होपफुली आप चीज़ें सीख कर जा रहे होंगे, लेकिन आपके जीवन में दो चीज़ें मैं और जोड़ देता हूँ जिससे कि मज़ा ही आ जाए तुमको। तो एक तो मैं तुमको कन्वर्जन सिखा देता हूँ, है ना। जैसे सवाल ये आ जाए हमारे पास कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, इसके बीच में रिश्ता क्या है। अब रिश्ते निकालने की दो कुंजियां हैं दोस्तों, मेरी बात आप समझे। रिश्ते निकालने की कुंजी है, रिश्ते निकालने की कुंजी, कुंजी क्या है, आर और एस। या तो आप आर एस निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, आर एस निकाल लो तुम। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कायरल सेंटर हो गया। इससे इधर चले तो ये तो चौथे नंबर पर आएगा हमारे पास। पहले नंबर पर कौन आएगा, इससे इधर चले नाइट्रोजन मिला, इससे इधर चले कार्बन मिला, कार्बन मिला तो नाइट्रोजन प्रायोरिटी 1 पाएगा। इससे इधर चलेंगे कार्बन, फिर उस पर मिलेगी हमको 3 ऑक्सीजन। इसको ओपन करेंगे तो, इसको ओपन करेंगे ना, तो इसको ओपन कैसे करेंगे, ओ एक झूठा ओ और एक सच्चा ओ, बोलो। तो हमारे पास ये हो जाएगा प्रायोरिटी 2 और ये पाएगा प्रायोरिटी 3। दिस इज 1 2 3, 1 2 3। मगर एच हमारा कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल। जब भी एच आपका हॉरिजॉन्टल हो फिशर प्रोजेक्शन में, योर आंसर वुड बी हॉरिबली रॉन्ग। और वर्टिकल हो तो योर आंसर वुड बी वेरी राइट। वी फॉर वेरी राइट, एच फॉर हॉरिबली रॉन्ग। तो अगर मैं यहाँ देखूँ 1 2 3 तो हमारे पास कॉन्फ्यूजन आ रहा है क्लॉकवाइज मतलब आर, तो अब आंसर क्या आप करेंगे, एस। एग्जैक्टली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास सॉलिड वेज डैश प्रोजेक्शन है दोस्तों। इसमें अगर मैं देखूँ तो सबसे बढ़िया कौन सा हो जाएगा, सबसे बढ़िया हो जाएगा नाइट्रोजन 1, कार्बोक्सिलिक 2, है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 4। अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तुमसे दूर है, घटिया ग्रुप अगर तुम्हारे से दूर है, तो सीधा रूल लगा दो, रोटेट योर आइज 1 2 3 और जो भी आंसर आ रहा हो वो आंसर होगा। तो अगर मैं देखूँ तो हमारे पास क्लॉकवाइज है तो ये आर है और ये क्या है, एस है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये कहलाता है एनेंटियोमर, है ना। बाकी सारे ग्रुप्स कैसे हैं, सिमिलरली अटैच्ड हैं। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है, अरे बोलो समझ में आ गया। अब जरा देखो एक और चीज करते हैं कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं। एक चीज और सिखा देता हूं मैं तुमको, सॉलिड वेज डैश से हम फिशर कैसे कन्वर्ट करें। तो सॉलिड वेज डैश से अगर आपको फिशर में कन्वर्जन चाहिए तो आप क्या करें, समझें। ये मैं मिटा देता हूँ इसको। सॉलिड वेज डैश से अगर आपको फिशर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए। हमको मिल गया भाई, हमको मिल गया, ये दोनों रिश्ता मिल चुका है हमको एनेंटियोमर्स, है ना। अब सॉलिड वेज डैश से फिशर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो अपनी आंखें वेज और डैश के बीच में जाके गड़ा दो। ये मैं आंख बना रहा हूँ, ठीक है। वेज और डैश के बीच में से देखना है, और जब वेज और डैश के बीच में से आप देखोगे तो NH2 मुझे ऊपर मिलेगा इन प्लेन, कार्बोक्सिलिक मुझे नीचे मिलेगा। अब जो लेफ्ट, अब एच जो हमारे पास डैश वैलेंसी होती है ना, डैश का मतलब होता है दूर, हमसे दूर, ऑब्जर्वर से दूर। तो जो डैश होता है उसको मैं बोलता हूँ घटिया, घटिया इंसान को हम दूर रखते हैं। समझ में आ गया, घटिया वैलेंसी है। क्या हमारी बात समझ में आ गई। तो ये लाइन हमने ड्रॉ करी, मान लो इस पर ऊपर NH2 ड्रॉ करिए और नीचे कार्बोक्सिलिक। अब इस लाइन से जो इधर है वो दो हैं, एक घटिया और एक अच्छा। तो जो घटिया है उसको उधर ही रखो जिधर वो है, और जो बचा है उसको आप इधर लिख दो। दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड वेज डैश टू फिशर,
प्रोजेक्शन का कन्वर्जन। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास हो गया। अब बस इसका, अब चाहो तो अगर इसमें निकालना चाहो तो इसमें निकाल लो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 1 2 3। तो हमारे पास एस आ रहा है और एस का उल्टा क्या करना पड़ेगा, आर, क्योंकि एच हॉरिजॉन्टल पर है, हॉरिबली रॉन्ग है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक बार और सिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ सी एल है और यहाँ बी आर है और यहाँ सी एच 3 है और यहाँ पर हमारे पास C2H5 है। और अगर आपको इसको फिशर में कन्वर्ट करना है, वेज डैश के बीच में बैठो जाके और प्लस बनाओ एक, ठीक है। कहने का मतलब आपने यहाँ क्या किया है, सॉलिड वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना है आपको, यहाँ जाके बैठ गए हो आप, है ना। ये रहा, हम यहीं बैठ के फिशर बना देते हैं। ठीक है, यहीं पर हम फिशर बनाने वाले हैं। तो हमारे पास इन प्लेन वैलेंसी में जो ऊपर है उसको ऊपर लिख दो, मतलब यहाँ आप लिख दोगे CH3, ये लिख दिया CH3। जो नीचे है इन प्लेन वैलेंसी C2H5, उसको नीचे लिख दो, ये लिख दिया मैंने C2H5। ठीक है, अब इस लाइन से इधर वेज और डैश दोनों है, जो घटिया है हमारे लिए वो डैश है, तो घटिया जिस तरफ है उधर ही रहने दो उसे। तो बचेगा क्या अब इन तीनों के बाद, Cl। तो ये हमारे पास Cl आ गया। तो घटिया इंसान को हम हाथ में लगाएंगे, डैश को हम हाथ में लगाएंगे। तो इस तरीके से आप सॉलिड वेज डैश को किस में बदल सकते हो, फिशर में बदल सकते हो, और इस तरीके से आप कन्वर्जन सीख सकते हो। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, चलो और चीजें सीखते हैं। एक एग्जाम्पल और बता के फाइनली आपका भेजा खराब करके और मैं जाने वाला हूं। सवाल यह है, सिस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ट्रू या फॉल्स? मैं आपको ये बना के बता देता हूं। अगर मैं यहाँ देखूं तो हमारे पास ये है, ये हमारे पास Cl है और ये हमारे पास Cl है, और मेरा कहना ये है कि इस कंपाउंड, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है एज पर दिस स्टेटमेंट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ POS। आपको सिर्फ इस कथन के बारे में सोचना है और आपको बताना है कि यह आंसर सही है या गलत है। यहां से आप एक बहुत ब्यूटीफुल बात सीखने वाले हो दोस्तों। अगर 99.9% पब्लिक ये कहेगी कि इसमें ऑब्वियसली सर मुझको दिख रहा है कि यहाँ पर POS है और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप गलत कर रहे हैं। अगर ये स्टेटमेंट ऐसा होता कि यहीं खत्म हो चुका होता कि सिस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही होता, ट्रू होता। यहां तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही मैं आगे ये जोड़ देता हूं वैसे ही ये खत्म हो जाता है और ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है, लेकिन उसका कारण POS नहीं है। क्योंकि तुम जानते हो कि अगर मुझे 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन को बनाने को दिया जाए तो हम हमेशा फिशर चेयर फॉर्म की बात करते हैं, और हम जानते हैं कि 1,2 सिस होने के लिए आपको 1 पोजीशन पर अगर आप एक्सियल रखते हैं तो 2 पोजीशन पर आपको इक्विटोरियल रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं किसी वैलेंसी को 1 को ऊपर बनाता हूँ 2 को, तो 1,2 ट्रांस होता है, 1,2 एक्सियल एक्सियल ट्रांस होता है, ये हम जानते हैं। तो एक्सियल एक्सियल ट्रांस होगा तो इक्विटोरियल इक्विटोरियल भी ट्रांस होगा। तो सिस बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक को एक्सियल पर रखना पड़ेगा और एक को इक्विटोरियल पर रखना पड़ेगा। दोस्तों चाहे तुम कितना जोर लगा लो, लेकिन इसमें आपको POS देखने को नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी, कैसे काटोगे इसको? वहां तो तुमने रिजिड स्ट्रक्चर में काट दिया कि POS है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तब तक सही था कि हाँ भाई हमने POS मार दी, लेकिन ड्यू टू POS नहीं, क्योंकि भाई रियल स्ट्रक्चर में तो देखो इसमें कभी POS मिलेगी नहीं। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हुआ सर? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बिल्कुल वैसे हुआ जैसे अगर मैं तुमसे सिंपल सी बात पूछूं कि ब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, तो तुम कहोगे सर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बीच में से काटो, H और H मिरर इमेज बनेगा, H और H मिरर इमेज बनेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर भी H और H क्या होगा, मिरर इमेज बनेगा, एक H ऐसा होगा, है ना, और यहाँ H और H मिरर इमेज बनेगा, एक इन प्लेन होगा। तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर स्पेसिफिकली अगर मैं तुमसे पूछूं गॉश फॉर्म ऑफ ब्यूटेन के बारे में क्या ख्याल है? गॉश फॉर्म ना तो इसमें POS मिलने वाला, ये मत कहना कि यहाँ से POS है भाई, ये CH3 आगे है वो CH3 पीछे है।
तो इसमें ना पीओएस है ना इसमें सीओएस है, तो मतलब ये फॉर्म ऑफ ब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो फिर इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी रिजल्टेंट में क्यों नजर नहीं आती? इसलिए नजर नहीं आती कि कहीं ना कहीं रिएक्शन मिक्सचर में या हमारे पास जो है उसमें ये भी तो होगा, इसकी मिरर इमेज, और बराबर मात्रा में होगी। तो अगर ये प्लस थीटा घुमाएगी तो ये माइनस थीटा घुमाकर इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास अगर गॉश फॉर्म के बारे में समझे हम, तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी में इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि सेम मात्रा में उसकी दूसरी फॉर्म जो कि ऑपोजिट रोटेट करती है मिरर इमेज, वो भी एग्जिस्ट करती है। इसलिए मैंने कहा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू? दीज फॉर्म्स आर एनेंटियोमर्स, यस। स्टीरियो आइसोमर्स, यस। तो इनको क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल एनेंटियोमर्स। मैंने कहा स्टीरियो आइसोमर्स हैं, दो ही रिश्ते पॉसिबल है, एनेंटियोमर्स या डायस्टीमर्स। सो दे आर कन्फर्मेशनल एनेंटियोमर्स। कन्फर्मेशनल का मतलब है रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में बदलते रहते हैं। एनेंटियोमर्स का मतलब है मिरर इमेज है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कन्फर्मेशनल एनेंटियोमरिज्म जब भी आएगी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी लाएगी। तो इसका मतलब ये इसलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव है दोस्तों, ये इसलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इसकी मिरर इमेज इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगी, और ये प्लस थीटा घुमाएगा तो ये माइनस थीटा घुमाएगा। तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, is optically inactive due to conformational enantiomerism, जिसकी वजह से रेजेमिक मिक्सचर बन रहा है, जिसकी वजह से रेजमाइजेशन हो रहा है। ये प्लस थीटा घुमाएगा तो माइनस थीटा घुमाने वाला वही है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है दोस्तों? इस वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिव है 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ना कि पीओएस की प्रेजेंस की वजह से। सर 1,3 में भी ऐसा होगा क्या? 1,3 डाइक्लोरो और 1,4 डाइक्लोरो? नहीं, 1,3 डाइक्लोरो में अगर आपको पीओएस मिल रही है तो यहाँ भी मिलेगी। एक्सेल एक्सेल बना दो, पीओएस मिल जाएगी 1,3 एक्सेल एक्सेल इस पे। तो सिर्फ 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में ही ये लोचा है कंसेप्चुअली। बाकी जो तुम अगर तुम इसमें सोच रहे हो कि क्यों ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वेज वेज है ना, 1,4 डाइक्लोरोसिस, उसमें पीओएस तुमने बता दी, तो भाई रियलिटी जब तुम निकालोगे साइक्लोहेक्सेन में तो भी पीओएस मिलेगी। तो तुमने इसका कह दिया कि सर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू पीओएस, ये लो, तो सर साइक्लोहेक्सेन बना के देखेंगे तो भी सेम आएगा। तुमने कहा सर 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू पीओएस, तो तुम रिजल्ट ये बना के देखोगे तो भी हमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये लो और ये लो, तो बीच में से काट देना। सिर्फ 1,2 डाइक्लोरो के साथ ही ऐसी कहानी है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है ना? तो ये छोटी छोटी सी कहानी से मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है। बोलो क्लियर है? एक सवाल लास्ट कर लेते हैं, फिर अपन यहाँ से बाय बाय करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज वन स्टीरियो आइसोमर ऑफ सेट ऑफ 128 स्टीरियो आइसोमर्स। 128 में से एक कोलेस्ट्रॉल है, मतलब कोलेस्ट्रॉल को छोड़ के उसके 127 स्टीरियो आइसोमर हैं। ईच ऑफ विच हैज एन एनेंटियोमर, देन फाइंड आउट द डायस्टेरियोमिक रिलेशनशिप विद इट्स स्टीरियो आइसोमर। अब इसको पॉज करो, इस कहानी को थोड़ा सोचो और फिर इसको आंसर करो। मैं इसका आंसर करने जा रहा हूँ। ये कह रहा है कि स्टीरियो आइसोमर जो है 128 स्टीरियो आइसोमर्स में से एक है। तो एक तो मैं कोलेस्ट्रॉल ले लेता हूँ और 127 इसके और हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, कह रहा सारे के सारे एनेंटियोमर शो करते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी मिरर इमेज भी है, और ये दोनों आपस में क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, एनेंटियोमर्स है। ऐसे ही 127 के भी 127 ऑप्टिकल एक्टिव है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? 127 आपस में 127 से एनेंटियोमर होंगे। समझ में आ गया? तो अगर मैं टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकाल लूँ यहाँ पर, तो हमें यहाँ मिल गए 127 इंटू 2, तो 254 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। तो कुल मिला के जो स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं वो 256 बन रहे है ना, टोटल। अब कह रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ डायस्टेरियोमेरिक रिलेशनशिप विद द स्टीरियो आइसोमर्स। कोलेस्ट्रॉल, अब देख लो जरा, कोलेस्ट्रॉल से अगर मैं बात करूं तो कहेगा कि मैं सिर्फ इसके साथ, दुनिया में सिर्फ इसके साथ एनेंटियोमर रिलेशनशिप रखता हूं, बाकी ये जितने बना रहे हो ना तुम, उन सब के साथ मैं डायस्टेरियोमर हूं ऑब्वियसली, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर में दो ही रिश्ते पॉसिबल है, या तो एनेंटियोमर्स या फिर डायस्टेरियोमर्स। तो अगर एनेंटियोमर तो मेरा ईयर मिल गया, तो बाकी सारे जो भी स्टीरियो आइसोमर होंगे वो सारे कैसे होंगे? डायस्टेरियोमर्स का। इसका मतलब हो गया 254। इसका मतलब मैं 254 के साथ तो डायस्टेरियोमिक रिलेशनशिप फॉलो करूंगा, और एक के साथ में कोलेस्ट्रॉल हूं तो मैं एक के साथ एनेंटियोमर रिलेशनशिप फॉलो करूंगा। ये हमारा कोलेस्ट्रॉल। बहुत ब्यूटीफुल सुंदर सवाल के साथ ये कहानी एंड करता हुआ
दिस इज इट दोस्तों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आप बहुत बढ़िया पढ़ें, बहुत अच्छा करें और स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपका बहुत स्ट्रांग हो। इस शुभकामना के साथ बाय बाय, टेक केयर, सी यू।